स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय को पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किन आधारों पर किया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को विधिवत पूर्ण किया था। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश का विभाजन करने वाले हैं और जो विभाजन का आधार होगा वो भौगोलिक सीमाएं होंगी, भौगोलिक क्षेत्र होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सीमांत प्रदेश है जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के क्रम में पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के क्रम में चौथे स्थान पर आता है। आज उसी क्षेत्रफल के क्रम में चौथे स्थान पर आने वाले राज्य की भौगोलिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक तौर पर किन किन विषमताओं को राज्य समेटे हुए है, अपने साथ ये किस प्रकार की व्यवस्था को जोड़े हुए है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो तीन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। आप चाहें तो इसको यहीं पर ऐसे ही रट सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन हम लोग रटने से ज्यादा समझने पर बल देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये गोंडवाना लैंड क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोंडवाना लैंड क्या होता है। जैसा कि बेटा आपको ये दिख रहा होगा पृथ्वी, ये क्या है बेटा? पृथ्वी। आज के हजारों साल पहले की बात करें, हजारों साल में 225 मिलियन 225 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर हम लोग बात करें, कितने टाइम के पहले की बात कर रहे हैं? 225 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जमीनी टुकड़े आपस में जुड़े हुए थे और इन जमीनी टुकड़ों को हम लोग किस नाम से जानते थे? पेंजिया। किस नाम से जानते थे? पेंजिया। वर्तमान समय में जो आज आपको 7 महाद्वीप दिखते हैं, आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इनके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते थे? पेंजिया। इस पेंजिया शब्द के जन्मदाता है वेगनर। कौन है बेटा? वेगनर। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये जो पेंजिया है इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। क्या अर्थ होता है बेटा? संपूर्ण पृथ्वी। इस पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। इस जमीनी टुकड़े के इर्द गिर्द यानी जमीनी टुकड़े के अगल बगल में जलाशय था, पानी भरा हुआ था। इस भरे हुए पानी को कहा गया पैंथलासा। पैंथलासा। क्या कहा गया? पैंथलासा। पैंथलासा का शाब्दिक अर्थ होता है जल ही जल। क्या होता है बेटा? जल ही जल। जल ही जल। तो हमने सबसे पहले पृथ्वी की आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व स्थिति को जानने का प्रयास करा कि आज वर्तमान समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इनके जुड़े हुए संयुक्त क्रम को वेगनर साहब ने पेंजिया के नाम से संबोधित करा, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। इस संपूर्ण पृथ्वी, इस पेंजिया के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ था और उस पानी भरे हुए स्थान का नाम रखा गया पैंथलासा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल। थोड़ा समय परिवर्तित हुआ। ये जो आपको जमीनी टुकड़ा दिख रहा है, इस जमीनी टुकड़े में दरार आई और ये जमीनी टुकड़ा अलग हो गया दो अलग अलग भागों में। थोड़ा समय बीता और थोड़े समय बीतने के बाद ये जो जमीनी टुकड़ा था ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया और यहां पर पानी का क्षेत्र आ गया। ये पानी भर गया। ये पूरा पानी भरा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये जो उत्तरी भाग का टूटा हुआ जमीनी टुकड़ा है, इसे हम लोगों ने नाम दिया यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और जो दक्षिण में टूटा हुआ भाग है इसको हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। ये हम लोगों ने नाम दिया। और इसके बीच में जो जलाशय आया उसका नाम दिया तैथिस सागर। क्या नाम दिया? तैथिस सागर। ये लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। तो आपने देखा जो एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा था वो दो छोटे छोटे जमीनी टुकड़ों में विभाजित हो गया
उत्तर वाले जमीनी टुकड़े का नाम पड़ा यूरेशियन प्लेट और दक्षिणी वाले जमीनी टुकड़े का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो जलाशय आ गया, जिसे पेंथलासा के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम परिवर्तित हो गया और उसे जाना जाने लगा तैथिस सागर के नाम से। फिर थोड़ा समय परिवर्तित हुआ, आज से लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से 65 मिलियन वर्ष पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ये स्थिति हुई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक जमीनी टुकड़ा आ गया जिसे आपने किस नाम से जाना, नॉर्थ अमेरिका। फिर यहाँ पर एक जमीनी टुकड़ा आ गया जिसे संयुक्त रूप से यूरोप और एशिया, यहाँ तक यूरोप था और ये एशिया था। नीचे वाला जो जमीनी टुकड़ा है वो अन्य भागों में विभाजित हुआ, जिससे जन्म हुआ साउथ अमेरिका का, जिससे जन्म हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिससे जन्म हुआ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का, और यहीं से एक टुकड़ा निकला। ये टुकड़ा आगे चलकर ऊपर आकर इस यूरेशियन प्लेट में आकर जुड़ गया। और ये वो कौन सा टुकड़ा है, ये दक्षिण भारत का टुकड़ा है, कर्क रेखा वाला टुकड़ा है, प्रायद्वीपीय भारत का टुकड़ा है। तो जो आज आप भारत देखते हैं, जैसा कि आप भारत देख पा रहे होंगे, अगर हम भारत की इस स्थिति को जानने का प्रयास करें तो ये जो भारत का ये वाला टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा आज से हजारों मिलियन वर्ष पूर्व की बात करें तो वो किसका पार्ट हुआ करता था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, जो आकर ऊपर जुड़ गया। तो आपको गोंडवाना लैंड उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये गोंडवाना लैंड कुछ नहीं है, आज के हजारों साल पहले एक बहुत बड़ा जमीनी टुकड़ा था। वो जमीनी टुकड़ा दो भागों में विभाजित हुआ, एक का नाम यूरेशियन पड़ा, दूसरे का नाम क्या पड़ा गोंडवाना। फिर थोड़े समय बाद ये ऊपर और नीचे या उत्तर और दक्षिण के दोनों टुकड़े फिर से टूटे। जब उत्तर वाला जमीनी टुकड़ा टूटा तो नॉर्थ अमेरिका का जन्म हुआ, साथ ही साथ यूरोप और एशिया का संयुक्त रूप से जन्म हुआ। जो दक्षिणी जमीनी टुकड़ा है वो टूटा, तो उसके टूटने से साउथ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका बना, अफ्रीका के बाद भारत का प्रायद्वीपीय भाग निकला वहीं से, जो कि किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो यही चीज हम लोगों ने शुरुआत में देखी कि जो हम उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं वो भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब उत्तर प्रदेश के नीचे का जो समूचा भारत है, आज के हजारों मिलियन वर्ष पहले वो गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, जो कि आज आपको प्रायद्वीपीय भारत के रूप में भारत से सटा हुआ मिलता है। तो अगर हम लोग शुरुआत करें तो हम लोगों ने देखिए बेटा शुरुआत यहाँ से करी थी, पेंजिया को समझा, पेंथलासा को समझा, फिर थोड़े समय की बाद की स्थिति देखी जिसमें यूरेशियन प्लेट्स और गोंडवाना लैंड नाम की दो नई प्लेटों का जन्म हुआ। फिर इनके टूटने से 7 महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप बने, 7। बने तो 9 थे, फिर 8 हो गए, अब वर्तमान समय में 7 हैं। कभी उन पे भी चर्चा करेंगे कि वो 9 महाद्वीप कौन से हैं जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको नहीं दिख रहे हैं, वो 2 महाद्वीप कहाँ पर लुप्त हो गए हैं, उन पे भी कभी और चर्चा की जाएगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था वो क्या था, वो ये था बेटा कि उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो कोई पूछे गोंडवाना लैंड क्या है तो कह देना ये कुछ नहीं है, एक जमीनी टुकड़ा है जो आज के हजारों मिलियन वर्ष पूर्व एक जमीनी टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उस जमीनी टुकड़े को हम लोगों ने किस नाम से जाना था, उस जमीनी टुकड़े को हम लोगों ने पेंजिया के नाम से संबोधित किया। अगला है उत्तराखंड के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की स्थलाकृतियां, कई बार आपको स्थलाकृतियों के जगह पर उच्चावच भी देखने को मिलेंगे। उच्चावच, उच्चावच को इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। ये उच्चावच क्या होते हैं, किसी स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियां ही क्या कहलाती हैं, उच्चावच। जैसे पर्वत पाए गए, पठार पाए गए, मैदान पाए गए, झीलें पाई गई। ये ढेर सारी स्थलाकृतियां जिस क्षेत्र में पाई गई तो उनके सम्मिलित रूप को हम लोगों ने बेटा क्या कह दिया, उच्चावच कह दिया। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। तो उससे पूर्व की अगर स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र भी आया करते थे। तो वही लिखा है उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाया करती थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में पर्वतीय प्रदेश पाया जाता था। फिर मध्य का मैदानी भाग, मध्य में समतल भूभाग पाया जाता था। फिर है तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण में पठारी क्षेत्र पाया जाता था। लेकिन क्या हुआ फिर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से
उत्तराखंड पृथक हो गया, पृथक का मतलब अलग हो गया, और अलग होने के बाद यूपी में जो चीजें बची, यूपी में जो स्थलाकृतियां बची, उनका हम लोगों ने विभाजन करा, और उनके विभाजन के स्वरूप 3 नए क्षेत्रों का उद्भव हुआ। 3 नए प्रकार के क्षेत्र अस्तित्व में आए। उन 3 क्षेत्रों में जो सबसे पहला है, उसे हमने नाम दिया भाबर एवं तराई का क्षेत्र। दूसरा हमने कहा गंगा और यमुना का मैदान, और तीसरा क्या कह दिया, दक्षिण का पठारीय प्रदेश। ये 3 नई स्थलाकृतियां उत्तर प्रदेश में पाई गई। पूरे उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से अगर हम विभाजित करें तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है। तो चलिए हम लोग एक बार विभाजन के क्रम को देख लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार विभाजित करेंगे। ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, और ये उत्तर प्रदेश का भौगोलिक है, उत्तर प्रदेश है, और ये प्राकृतिक मैप है। कैसा मैप है? प्राकृतिक। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन करते हैं। भौगोलिक विभाजन। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? भाबर एवं तराई का क्षेत्र, एवं तराई का क्षेत्र। दूसरा हमने देखा था गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा हम लोगों ने देखा था दक्षिण का पठारीय प्रदेश, दक्षिण का पठारीय प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये 3 प्रकार के उच्चावच या स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है वो कौन सा है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ये 2 क्षेत्रों से मिलकर बना है भाबर और तराई। अभी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीजों की बारीकियों को समझेंगे कि भाबर का क्षेत्र कहेंगे किसे, तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने नाम दिया भाबर एवं तराई का क्षेत्र, एवं तराई का क्षेत्र। इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित हैं, पहला है भाबर और दूसरा क्या है? तराई। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में पथरीले कंकड़ युक्त स्थलाकृतियां या फिर पथरीले कंकड़ वाले क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाबर। तो भाबर क्या है? तो साधारण सी बात है कि इसके ऊपर एक पर्वत श्रृंखला रही होगी, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक। जब इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला का अपक्षय और अपर्दन हुआ तो उससे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकले, और इन पत्थर के टुकड़ों के जमाव वाले क्षेत्र को ही हम लोगों ने किस नाम से जान लिया? भाबर का क्षेत्र। भाबर के क्षेत्र के जस्ट नीचे जो क्षेत्र पाया गया, यहां पर ये वाला क्षेत्र, ये बचा हुआ क्षेत्र तराई के क्षेत्र के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र के नाम से तराई। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में अगर हम लोग देखें तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र पाया गया। अगर भाबर और तराई 2 प्रकार के क्षेत्रों में देखें तो सबसे ऊपर भाबर पाया गया, और भाबर का मतलब क्या होता है? पत्थर कंकड़ों से निर्मित क्षेत्र को ही भाबर के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उस पर भी 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अब हम लोग बेटा भारत की बात करें, ये भारत है। भारत के उत्तर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि को पामीर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पामीर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ग्रंथि को नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट। आप टाई बांधते हैं तो उसमें नॉट लगाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक गुत्थी नुमा संरचना यहाँ पर आ जाएगी, जिसे हम लोग नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट। तो जहां पर ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं उसे ग्रंथि कहते हैं, और ये तिब्बत के क्षेत्र में पामीर ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि से ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली। अगर हम बात करें तो चाइना में कुनकुल, तियानसेन, ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं। हिंदकुश अगर बात करें तो अफगानिस्तान में निकली। पाकिस्तान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं आई, सुलेमान और किरधर।
ठीक उसी प्रकार पामीर ग्रंथि से पर्वत श्रृंखलाएं निकली जो कि उत्तर भारत के क्षेत्र में आई, जिन्हें हम लोगों ने हिमालय के नाम से संबोधित करा। तो पामीर ग्रंथि से पर्वत श्रृंखलाएं निकली और उनकी संख्या ढेर सारी है। उनमें से एक पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी क्षेत्र में आई और उसका नाम पड़ा हिमालय। क्या नाम पड़ा? हिमालय। ध्यान से समझिएगा, आपको चीजों की बारीकियां यहीं से समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम बात करें पामीर ग्रंथि से क्या निकली? पर्वत श्रृंखलाएं। पामीर ग्रंथि से क्या निकली? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला निकली। जो ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली उनमें से एक पर्वत श्रृंखला कहां आ गई? भारत में। और उसी पर्वत श्रृंखला को भारत में किस नाम से जाना गया? हिमालय। हिमालय। हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, यानी बर्फ का घर। वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इस वजह से बर्फ से ढके हुए उत्तरी भारत के इस क्षेत्र को हिमालय के नाम से संबोधित किया जाता है। हिमालय। अब जैसे ही भारत में हिमालय नामक एक पर्वत श्रृंखला आई, भूगोल के जानकारों ने इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन करा और इसकी 4 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई? 4। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में भी काम में आएगी। पहले आएगी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस का अर्थ होता है पार, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। जब आप हिमालय को पार करेंगे, जो पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी उसे ट्रांस हिमालय। दूसरी पर्वत श्रृंखला आएगी महान हिमालय। महान हिमालय। तीसरी पर्वत श्रृंखला आएगी मध्य हिमालय और चौथी पर्वत श्रृंखला आएगी शिवालिक। कौन सी आएगी? शिवालिक। अब भूगोल के जानकारों ने इस ट्रांस हिमालय का भी विभाजन करा और 3 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम दिया, काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाबर एवं तराई के क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हो रही, कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही, कैसे इसका निर्माण हो रहा है। तो भारत के उत्तर में 3 पर्वत श्रृंखलाएं मिली, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के सम्मिलित रूप को हम लोगों ने किस नाम से जाना? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो अगला हिमालय आया उसका नाम पड़ा महान हिमालय, जिसका विस्तार कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। महान हिमालय के बाद आएगा मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के बाद छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी और इस टूटी हुई पर्वत श्रृंखला को हमने क्या नाम दिया? शिवालिक। ये जो आपको दिख रहा है शिवालिक, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक। ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ऐसी बनी हुई पर्वत श्रृंखला शिवालिक। इस पर वर्षों तक ताप का प्रभाव आया, वर्षों तक इस पर दाब डाला गया। दाब का मतलब प्रेशर डाला गया। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से ये पर्वत श्रृंखला का अपक्षय होने लगा। क्या होने लगा? अपक्षय। अपक्षय। ये अपक्षय क्या होता है? क्षय का मतलब होता है टूटना। जब पर्वत श्रृंखला छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो भूगोल की भाषा में इसे अपक्षय का नाम देते हैं। तो अपक्षय क्या है? पर्वत श्रृंखला का टूटना। पर्वत श्रृंखला का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? अपक्षय। तो ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला थी, इस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ा जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। और टूटने से शिवालिक के दक्षिण में एक क्षेत्र का निर्माण हुआ। उस क्षेत्र को हम लोगों ने तराई के, उस क्षेत्र को हमने भाबर के क्षेत्र के रूप में जाना। किसके रूप में जाना? भाबर। तो उत्तर प्रदेश में भाबर की उत्पत्ति कैसे हो रही है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश एक सीमांत प्रदेश है, इसके ऊपर नेपाल पड़ता है। नेपाल में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है। जब इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर ताप दाब का प्रभाव पड़ा तो ये पर्वत श्रृंखला छोटे 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 महीन टुकड़ों में विभाजित हो गई और इससे जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ उस क्षेत्र को हम लोगों ने भाबर के रूप में पढ़ा। अब ये पर्वत श्रृंखला के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद जब इन पर्वत श्रृंखलाओं से नदियां बही तो नदियां इस भाबर के क्षेत्र में के आकर विलुप्त हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद दिखने लगी। और जब दिखने लगी तो ऐसे क्षेत्र को
तराई के क्षेत्र के रूप में जाना गया। जो भाबर के नीचे पाया गया उसे किस रूप में जाना गया? तराई। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि भाबर एवं तराई का क्षेत्र होता क्या है। यहाँ से भूगोल की एक जानकारी आपने और ले ली कि जब ताप और दाब का किसी पदार्थ पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है तो वह अपघटन की प्रक्रिया में आ जाता है, उसके टूटने की शुरुआत हो जाती है। और भूगोल की भाषा में किसी बड़ी चीज के टूटने की प्रक्रिया ताप और दाब के प्रभाव के सम्मिलित रूप को अपक्षय के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा भाबर एवं तराई का क्षेत्र। सबसे पहले अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। जो आपको ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है बेटा, ये पूरा क्षेत्र है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ये यहाँ से ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। ये आपको जितना दिख रहा है ये पूरा सम्मिलित रूप से भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। और भाबर एवं तराई के क्षेत्र में जो ऊपर क्षेत्र पाया गया, सबसे ऊपर कंकड़ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र, उसे भाबर के नाम से जाना गया। और भाबर के नीचे जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है इसे तराई के क्षेत्र के नाम से जाना गया। अब गंगा और यमुना नदी आई, ढेर सारी मिट्टी को लेकर आई और मिट्टी को लाकर इकट्ठा कर दिया, डंप कर दिया। बहुत सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही और जब मिट्टी आकर इकट्ठा हो गई तो समतल भूभाग बन गया। उस समतल भूभाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा यमुना का मैदान। किस नाम से जानते हैं? गंगा यमुना का मैदान। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों से निर्मित मैदान है। इस वजह से इस मैदान को हम लोगों ने किस नाम से जाना? गंगा और यमुना का मैदान। फिर आपको जो इसके नीचे के दक्षिण के क्षेत्र के रूप में दिख रहा है ये क्षेत्र, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बेटा? दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। अब ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र क्यों है, इस प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। बेटा इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो प्रायद्वीपीय पठार से हुआ है। किससे हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार। अब ये पठार क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले अभी इधर इस चीज को समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को हम लोगों ने भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहा। भाबर वह क्षेत्र था जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के टूटे हुए कंकड़ और पत्थरों से निर्मित का क्षेत्र था। भाबर के नीचे दलदल नुमा जो क्षेत्र पाया गया, जो मिट्टी से युक्त क्षेत्र था, उसे हम लोगों ने तराई के क्षेत्र के नाम से संबोधित करा। फिर गंगा और यमुना नदी के द्वारा बहाए गए अवसादों और अवशेषों से निर्मित क्षेत्र को हम लोगों ने गंगा यमुना के मैदान के नाम से संबोधित करा। और गंगा और यमुना के मैदान के दक्षिण में पठारीय प्रदेश को हम लोगों ने दक्षिण का पठारीय प्रदेश कहा। दक्षिण का पठारीय प्रदेश कहा। तो ये कुछ था उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। सबसे पहले भाबर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरे क्रम में ये वाला जो आपको दिख रहा है गंगा एवं यमुना का मैदान, गंगा और यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारीय प्रदेश। बच्चे पढ़ तो बहुत जाते हैं पर उनको बुनियादी अंतर ही नहीं पता होते। उनसे साधारण सा प्रश्न पूछ लो कि मैदान, पर्वत, पहाड़ी और पठार में अंतर क्या होता है, वो इस अंतर को ही नहीं बता पाते। तो यहाँ पर भी आपको कई शब्द प्रयोग में दिख रहे होंगे, पहला मैदान, दूसरा पठार, तीसरा पर्वत। ये क्या होता है? चलिए आज की क्लास में इन चीजों को भी हम सीख के चलते हैं। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये प्लेन है, ये समतल है। ये क्या है? समतल। सम का मतलब बराबर, तल का मतलब फर्श। जिसकी तल हमेशा बराबर हो, जिसकी फर्श हमेशा बराबर हो, ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ना हो, तो ऐसे फर्श को समतल कहते हैं।
और समतल भूभाग, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भाग का अर्थ होता है अंश, ऐसा अंश जो पृथ्वी का भाग है और समतल है, ऐसे भूभाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये सामान्य ऊंचाई थी, इससे ऊंचा आपको थोड़ा सा भाग दिखा और ऊंचा भाग आपको दिखा, तो ये सामान्य से ऊंचा है, सामान्य से ऊंचा है। सामान्य से क्या है बेटा? ऊंचा। ध्यान से देखिए, ये सामान्य था, ये सामान्य से ऊंचा है। ऊंचा होने के साथ साथ कैसा है? समतल है, ये भी समतल है। देखिए, सामान्य से ऊंचाई पर स्थित समतल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? पठार। क्या कहते हैं? पठार। ये सामान्य ऊंचाई थी, समतल भूभाग था, इस समतल भूभाग को हम लोगों ने किसकी संज्ञा दे दी? मैदान की संज्ञा दे दी। अब सामान्य से ऊंचाई पर स्थित भूभाग जो कि समतल है, उसे हमने किसकी संज्ञा दे दी? पठार की संज्ञा दे दी। अब फिर इधर आए तो ये फिर आपको क्या मिल गया? मैदान मिल गया, मैदान। फिर अब जैसे ही गए तो ये सामान्य से ऊंचा है, ये क्या है? सामान्य से ऊंचा है, सामान्य से क्या है? ऊंचा है। और ध्यान से देखेंगे तो ये नुकीला है। सामान्य से ऊंचा एवं नुकीला क्या है बेटा? नुकीला भूभाग ऑब्लिक आकृति पर्वत कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्वत। तो जो समतल है उसे हम लोगों ने मैदान कहा, जो सामान्य से ऊंचाई पर स्थित है और समतल है उसे पठार कह दिया, जो सामान्य से ऊंचा है और नुकीला भूभाग है वो क्या कहा? पर्वत कहा। अब एक बात आप यहीं से और याद रखिएगा कि ये जो पठार है आपको लिखा दिख रहा है, इसका निर्माण पर्वतों से ही होता है। नुकीली चीज ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, वो टूट जाती है। उदाहरण पेंसिल की नोक, बहुत ज्यादा नुकीली कर दीजिए तो वो टूट जाएगी। ये जो नुकीला भूभाग है ये समय के साथ टूटता है, और टूटता क्यों है? क्योंकि इस पर दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव होता है ताप का, दूसरा होता है दाब का। अब इन दोनों प्रभाव से ये जो नुकीला भूभाग है ये टूट जाता है। अब देखिए टूटा, ये टूटा, नुकीला भूभाग टूट गया, और टूटने के बाद देखिए इसने कुछ इस रूप को धारण कर लिया। अब जब इस रूप को धारण कर लिया तो क्या ये पठार नहीं है? सामान्य से ऊंचाई पर स्थित समतल भूभाग क्या हो गया? पठार। अभी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, नई चीजें इसमें बहुत सारी हैं, बस आप छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे कि मैदान किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे। अभी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, अभी तो हमारा आपका जुड़ाव हुआ है, अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, इसके उत्तर आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को अभी केवल ऊपरी क्रम में पढ़ा है, अब थोड़ा अंदर उतरने का प्रयास करते हैं। सबसे जो पहला क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने किस नाम से संबोधित करा? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है बेटा? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। यह है क्या? इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में सहारनपुर, पश्चिम में जगह कौन सी है? सहारनपुर। अगर आप मैप सामने रखे हुए हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी, मैप में आप बार बार देखिएगा, आपको चीजें हुबहू याद हो जाएंगी। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर व देवरिया तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उस क्षेत्र को हम लोगों ने भाबर एवं तराई के क्षेत्र के नाम से संबोधित करा। तो कहां से कहां तक? पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक जो क्षेत्र का विस्तार है उसे भाबर एवं तराई के क्षेत्र के नाम से संबोधित करा। और हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भाबर और तराई दो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। तो पहले भाबर को पढ़ते हैं। भाबर क्या है? यह प्रदेश कंकड़ एवं पत्थरों से निर्मित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंकड़ पत्थरों का निर्माण कैसे हुआ, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के टूटने से शिवालिक के दक्षिण में जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ उस क्षेत्र को हम लोगों ने भाबर के क्षेत्र के नाम से संबोधित किया। तो यह प्रदेश कंकड़ एवं पत्थरों से निर्मित है, जो कि एक पर्वतीय अवशेषों से निर्मित भूभाग है। और ये किस पर्वत के अवशेष हैं? तो उत्तर मिलेगा आपको शिवालिक। क्या मिलेगा बेटा? शिवालिक। अब हम देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अभी तक तो हमने भाबर एवं तराई के क्षेत्र का पूरा विस्तार देखा था, सहारनपुर से देवरिया कुशीनगर तक। अब भाबर का क्षेत्र कहां से कहां तक है? तो भाबर का क्षेत्र है सहारनपुर में, बिजनौर में, पीलीभीत में और लखीमपुर खीरी में।
इन क्षेत्रों में भाबर का क्षेत्र पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 33 से 36 किलोमीटर तक, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तथा पूर्व जाने पर इसकी चौड़ाई में क्या आती है, कमी आती है, कम चौड़ा होता चला जाता है। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों की वजह से नदियां इस क्षेत्र में प्रायः क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अब अगला क्षेत्र कौन सा है, तराई। तो सबसे पहले भाबर का क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अवशेषों से मिलकर बना है। अगर इसके विस्तार की बात देखें तो पूरे विस्तार में अगर देखें तो सहारनपुर से कुशीनगर देवरिया तक इसका क्षेत्र आता है। शुरुआत में चौड़ाई अधिक है, आगे बढ़ने पर चौड़ाई में कमी आती है, लखीमपुर खीरी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तराई का क्षेत्र, यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली मिट्टी, और दलदली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, गाद, महीन अवसादों से निर्मित क्षेत्र है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, कौन सा नगर है बेटा, कुशीनगर, कुशीनगर तक इसका विस्तार है, तराई के क्षेत्र का विस्तार है। अब विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है, मतलब यहाँ पर कृषि की जा सकती है, और कृषि युक्त फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूं, जूट और गन्ना, इन फसलों की यहाँ पर कृषि की जाती है। तो सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को भाबर एवं तराई के क्षेत्र के रूप में पढ़ा। भाबर की अगर हम लोग बात करें तो भाबर क्षेत्र पर्वतीय श्रृंखलाओं के अवसादों से निर्मित क्षेत्र है। उसके दक्षिण में स्थित दलदल नुमा, मिट्टी नुमा, गाद नुमा संरचना से निर्मित भूभाग को हम लोगों ने तराई के क्षेत्र के नाम से संबोधित करा। कृषि योग्य भूमि है, गेहूं, कपास और अन्य प्रकार की फसलों की यहाँ पर खेती की जाती है। अगला जो क्षेत्र है वो है गंगा यमुना का मैदान। क्या है बेटा, गंगा यमुना का मैदान। आप सिर्फ मैदान याद रखेंगे गंगा यमुना का मैदान, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, ध्यान से देखिए एक बार। ये ऊपर था भाबर एवं तराई का क्षेत्र, उसके नीचे गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसाद लाए गए, मिट्टी लाई गई, और मिट्टी को जब इकट्ठा कर दिया गया तो मिट्टी इकट्ठा होती चली गई और समतल भूभाग का निर्माण कर दिया, और उसी समतल भूभाग को गंगा यमुना के मैदान के रूप में जानते हैं। तो अब देखते हैं, भाबर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण के पठारीय प्रदेश के मध्य के मैदान को गंगा यमुना का मैदान के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है ये, कि भाबर एवं तराई के दक्षिण में और पठारी प्रदेश के उत्तर में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, गंगा यमुना के मैदान के नाम से संबोधित करते हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से हुआ है, और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर है, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं। अब इस गंगा यमुना के मैदान की 3 शाखाएं हैं। पहला कौन सा है, गंगा का ऊपरी मैदान। जब आप उत्तर प्रदेश का भूगोल खत्म करेंगे और भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे तो उसमें आप गंगा यमुना या उत्तर भारत के मैदानों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तब उन पर चर्चा की जाएगी। पहला कौन सा है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। दूसरा कौन सा है, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा कौन सा है, गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विभाजन में द्वितीय विभाजन को पढ़ा, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना के मैदान को हम लोगों ने 3 उपभाग किए। 3 उपभाग में सबसे पहले ऊपरी है, फिर मध्यवर्ती है, और तीसरा कौन सा है, पूर्वी मैदान। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। अगर इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर इलाहाबाद तक के क्षेत्र में इसका विस्तार है। अगर कुछ हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ इस क्षेत्र में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला दिखेगी, और यहाँ तक इस क्षेत्र तक अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र को हम लोगों ने किस नाम से जाना, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। किस नाम से जाना, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान कहा। कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, गंगा और यमुना नदी तो इस क्षेत्र में आती ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में ही बहकर निकल जाती है। तो हमने आपको पहले बताया इस मैदान का निर्माण गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों और अवशेषों से हुआ है।
सहायक नदी तो बह रही है राजस्थान के क्षेत्र में, चंबल नदी। अगर चंबल नदी को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे पार्वती, घनास, घसान, बनास, काली सिंध, तो उसकी सहायक नदियां हैं जो उस क्षेत्र से होकर बह रही हैं। तो उनके द्वारा तो मिट्टी और अवसाद लाए जाएंगे ना, उन अवसादों की वजह से इस मैदान का निर्माण हो। तो सबसे पहले हमने देखा गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर इलाहाबाद तक का इस मैदान का विस्तार है। औसत लंबाई की बात करें 500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई की बात करें 80 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं, केवल चीजों को देखते चले, यहां से प्रश्न नहीं बनने वाले। अगला है गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान। तो गंगा यमुना के ऊपरी मैदान के बाद जो अगला मैदान आएगा वो क्या होगा? मध्यवर्ती मैदान। अगर बेटा हम इसके विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली, इन क्षेत्रों में गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान का विस्तार है। फिर अगला और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। अगर गंगा के पूर्वी मैदान की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई, इन क्षेत्रों में आपको गंगा का पूर्वी मैदान याद करने को मिलेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, मैप में इन सारे जिलों को एक बार देख लेंगे, मैप में 2 से 3 बार भर लेंगे, आपको हूबहू याद हो जाएगा। ज्यादा टिकरम करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग अंतिम देखते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। अगर दक्षिण के पठारी प्रदेश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,200 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बघेलखंड और बुंदेलखंड के सम्मिलित रूप से निर्मित हुआ है। इस क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? बघेलखंड और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जब आप पठार पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। ये जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्कन के पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। तो ये जो बघेलखंड है और बुंदेलखंड है, इसी के सम्मिलित रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दक्षिण का पठारीय प्रदेश, जो कि हमने आपने शुरुआत में देखा था। अगर हम बात करें, यह है दक्षिण भारत में पाए जाने वाले दक्कन, क्या नाम है? दक्कन के पठार का ही यूपी में विस्तार पठारीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर, कहीं कहीं 450 और कहीं कहीं 600 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो 450 और 600 मीटर ऊंचाई है, ये आपको सोनभद्र के इलाकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर पहाड़ियां पाई गई हैं। और पहाड़ियां, जैसे अभी हमने शुरुआत में देखा, पहाड़ियां ऊंचाई पर होती हैं। ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये आपको सोनभद्र के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। निर्माण, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों से हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, जो कि पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट और नीस। कभी आगे चलकर चर्चा करेंगे, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, तब उन पर चर्चा की जाएगी ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती कौन कौन सी। अगर इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें, झांसी, आप देखेंगे दक्षिण में ललितपुर, ललितपुर के ऊपर झांसी, झांसी के बगल में महोबा, महोबा के बगल में चित्रकूट, प्रयागराज, ऐसे करते 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 आप सोनभद्र पहुंच जाएंगे। तो देखा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, इन क्षेत्रों में किसका विस्तार है? दक्षिण का पठारी प्रदेश, जैसा कि हमने मैप में शुरुआत में ही बनाया था। अगर हम बात करें नदियां, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस नदी है दक्षिण के पठारी प्रदेश में बहने वाली नदी। अब इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड पठार की वजह से यहाँ की मिट्टी कैसी होती? लाल। अगर आप झांसी गए होंगे तो वहां पर आपने लाल मिट्टी देखी होगी, और अगर आप झांसी गए होंगे तो आपको ऊंचाई पर बहुत बड़े बड़े टीले भी दिख रहे होंगे, बहुत ऊंचाई पर टीले होंगे। उन टीलों को अगर और बड़े रूप में देखा जाए तो पठार के रूप में जाने जाएंगे। बस आप इतनी बातों को याद रखें। तो अगर हम बात करें, वहां पर क्या होंगी? दालें बहुत उपजाई जाएंगी, अरहर, सरसों, ज्वार, चना, गेहूं। गेहूं कम मात्रा में होगा, बची हुई ये सारी दलहन फसलें हैं। कैसी हैं? दलहन फसलें हैं, दाल की फसलें हैं। तो इनका उत्पादन दक्षिण के पठारी प्रदेश में ज्यादा होगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। सम्मिलित भूभाग, यह पठारी प्रदेश, अगर हम दक्षिण के पठारी प्रदेश की बात करें तो यह पठारी प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड के सम्मिलित रूप से बना। कई बार बच्चों को समस्याएं आएंगी, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड है क्या? तो चलो 2 मिनट में उसको भी देख लेते हैं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड है क्या।
यूपी का क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार अगर हम विभाजन करें तो आपने एक क्षेत्र सुना होगा अवध, जरूर सुना होगा अवध। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो उसमें अवध की चर्चा जरूर आपने सुनी होगी। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे एक क्लास में कि अवध में कितने जिले आते हैं। दूसरा आएगा बघेलखंड, बघेलखंड। तीसरा आएगा बुंदेलखंड। चौथा आएगा रुहेलखंड। पांचवा आएगा दुआब। क्या आएगा बेटा? दुआब। पहला है अवध, दूसरा है बघेलखंड, फिर है बुंदेलखंड, फिर है रुहेलखंड और फिर क्या है? दुआब। अगर उत्तर प्रदेश को आप विभाजित करेंगे, एक और है छठा, पूर्वांचल। आपने जब भी उत्तर प्रदेश में चुनावों के समीकरण पढ़े होंगे तो आपने इन क्षेत्रों के नाम जरूर सुने होंगे। पूर्वांचल की हवा कुछ और बह रही है, पूर्वांचल के बारे में कुछ और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूर्वांचल के रास्ते होकर गुजरेगा। आपने राजा भैया जैसे बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम जरूर सुन रखा होगा। तो पूर्वांचल एक अलग हवा की कश्मकश में बहता रहता है। वहां पर एक अलग प्रकार के राजनीतिक गत समीकरण बैठे रहते हैं। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रानुसार विभाजन करें तो उसमें एक आएगा अवध, दूसरा आएगा बघेलखंड। कहीं कहीं पर बघेलखंड में एक जिला बताते हैं जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट। कहीं कहीं पर इसमें दो जिले बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सोनभद्र बघेलखंड का भाग है और पूर्वी इलाहाबाद। इस बात को याद रखेंगे, कई बार पेपर में आया है। पूर्वी इलाहाबाद किसका भाग है? बघेलखंड का। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। आपको बिल्कुल क्रम याद रखना है। क्रम कैसे याद रहेगा? मैप में देखेंगे याद हो जाएगा। देखिए कौन कौन से जिले हैं बुंदेलखंड में। पहला है ललितपुर, देखिएगा मैप में ललितपुर। ललितपुर के ऊपर आपको मिलेगा झांसी, झांसी, झांसी के बगल में जालौन, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर बांदा और फिर चित्रकूट। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। बघेलखंड में कहीं कहीं किताबों में, अलग अलग किताबों में कहीं कहीं सोनभद्र को सम्मिलित किया गया, कहीं कहीं नहीं किया गया, कहीं कहीं चित्रकूट को ही बता दिया गया कि बघेलखंड का भाग है। तो आप उसे भी याद रखेंगे। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को क्षेत्रानुसार विभाजित करें तो ये 6 क्षेत्र आते हैं, अवध, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, दोआब और पूर्वांचल। तो अगर हम देख रहे थे कि जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है ये बघेलखंड और बुंदेलखंड का सम्मिलित रूप है। यानी कि बघेलखंड की ये 3 जिले जो आपके सामने लिखे हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले। तो आप देखेंगे जितने भी जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण के जिले हैं। तो अगर हम लोग देखें ललितपुर, झांसी, ये सारे जिलों को पढ़ लिया। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कैमूर तथा सोनकर पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये दोनों जो पहाड़ियां हैं ये दोनों पहाड़ियां सोनभद्र में पाई जाएंगी। यही कारण है कि पठारी प्रदेश की ऊंचाई अभी हमने जब देखी थी तो 450 से 600 मीटर भी देखी थी और हमने कहा था ये जो ऊंचाई आपको देखने को मिल रही है ये केवल सोनभद्र के इलाके में देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पर पहाड़ियां पाई जाती हैं और पहाड़ियों के नाम क्या हैं? तो बेटा नाम है कैमूर और सोनकर पहाड़ियां। अब इस क्षेत्र को देखें कि ये क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत है। पूर्व में केन नदी इसको समेटे हुए, पूरब दिशा में केन नदी के इर्द का क्षेत्र है। पश्चिम में बेतवा तथा पाहु पाहु नदी के बीच का क्षेत्र है। उत्तर में गंगा और यमुना और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला इसको समेटे हुए है। और इन चारों दिशाओं के मध्य के क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दक्षिण का पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा मैप। अगर इसमें देखने की बात करें तो देखिए ललितपुर, ललितपुर के बाद झांसी, झांसी के बाद महोबा, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद बांदा, बांदा के बाद चित्रकूट। ये जो क्षेत्र है ये 7 जिले हैं, लगातार लगे हुए जिले हैं। आप 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएंगे। तो इनको बुंदेलखंड का नाम दिया गया। सोनभद्र और पूर्वी इलाहाबाद इन क्षेत्रों को कुछ किताबों में बघेलखंड का नाम दिया गया और यहीं पर तो पठारी क्षेत्र का विस्तार है। इसी पठारी क्षेत्र को हम लोगों ने दक्षिण के पठारी क्षेत्र के रूप में पढ़ा। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश का विभाजन और उत्तर प्रदेश के सारे प्रकार के विभाजनों को हम लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।